का हमारा टॉपिक है रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द थियरी, यानी रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचना। इसके पहले के वीडियो में मैंने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट किया था। इसके पहले के वीडियो में इस सिद्धांत की मान्यताओं को भी बताया गया था। मान्यताओं का अर्थ है यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब ये मान्यताएं अर्थव्यवस्था में दिखाई देगी। अब उन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही इस सिद्धांत की आलोचनाएं बनाई गई है। तो आलोचनाओं के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि हमारा यह सिद्धांत यानी कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धांत भले ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भले ही यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि इसने आगे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी सिद्धांतों को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है, इसके बावजूद भी इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं। एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि यह सिद्धांत केवल एक पक्ष की व्याख्या करता है और दूसरे पक्ष पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देता। यानी यह सिद्धांत केवल पूर्ति पक्ष की व्याख्या तो करता है परंतु मांग पक्ष पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। ओहलिन एवं ग्राहम जैसे अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचनाएं की है। चलिए इसके अंतर्गत नंबर 1 पर है बेस्ड ऑन वैल्यू थ्योरी ऑफ लेबर, यानी श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित। यानी इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। अब मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित होने का अर्थ है कि किसी भी वस्तु का मूल्य केवल श्रम लागत के आधार पर निर्धारित होता है। टाजिंग ने यह माना है कि यह मान्यता पूरी तरह से अव्यावहारिक है और यह रियलिटी में दिखाई नहीं देता। उन्होंने यह बताया कि हर देश के अंतर्गत तकनीकी विकास एक समान नहीं होता, हर देश में तकनीकी विकास अलग अलग होता है। इसलिए इस मान्यता को पूरी तरह से एक समान मान लेना, सभी देशों के लिए एक समान मान लेना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कुछ देशों में श्रम को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर श्रम को छोड़कर पूंजी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए मूल्य का निर्धारण केवल श्रम के आधार पर हो, यह पूरी तरह से गलत है। इसमें पूंजी को भी कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए था, लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरह से श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए यह मान्यता पूरी तरह से गलत है। इसके बाद नंबर 2 पर है सेम वर्क एफिशिएंसी ऑफ लेबर, यानी श्रम के कार्य कुशलता को एक समान मान लेना। यह भी दोषपूर्ण है, यह भी व्यवहारिक नहीं है। टाजिंग ने इसमें यह बताया है कि एक व्यक्ति की कार्य कुशलता दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। हम अगर इसे समान मान ले तो यह पूरी तरह से गलत है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, हर व्यक्ति की कार्य कुशलता दूसरे व्यक्ति की कार्य कुशलता से अलग होती है, इसलिए हम इसे समान नहीं मान सकते। नंबर 3 पर है अनरियलिस्टिक assumption of constant returns to scale, यानी उत्पत्ति समता नियम की अव्यवहारिक मान्यता। देखिए उत्पत्ति समता नियम यानी कि समता नियम यानी कि पैमाने के जो भी नियम होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। लेकिन उत्पत्ति समता नियम व्यवहार में बहुत अधिक दिखाई नहीं देता। व्यवहार में बहुत अधिक मात्रा में ये दिखाई देता है तो केवल और केवल उत्पत्ति वृद्धि नियम, लेकिन इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। उत्पत्ति समता नियम भी दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यह दिखाई देता है। ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन के अंतर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम ही दिखाई देता है, क्योंकि हम अपनी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम को पाने में। नंबर 4 पर है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी परिवहन लागत का अभाव। अब यहाँ आप मान लीजिए व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परिवहन लागत नहीं लगनी है, किसी भी प्रकार की परिवहन लागत की बात नहीं की गई है, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि व्यापार होगा तो कोई न कोई परिवहन लागत तो लगेगी ही। इसलिए रिकार्डो के द्वारा मानी गई यह मान्यता परिवहन लागत का अभाव यह पूरी तरह से गलत है।
यह पूरी तरह से व्यवहार में लागू नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है ओनली टू कंट्रीज टू कमोडिटीज मॉडल। आपने मान्यता में देखा था कि यहाँ पर पहली ही मान्यता थी कि दो देश दो वस्तुओं का सरल मॉडल, यानी इस सिद्धांत में केवल दो देश और दो वस्तुओं को ही लिया गया है। यानी दो देश और दो वस्तुओं के इस मॉडल ने, यानी इस मॉडल के अंतर्गत क्षेत्र जो है पूरी तरह से संकुचित कर दिया गया है। विश्व में केवल दो देश और दो वस्तुएं ही नहीं होती, विश्व के अंतर्गत विश्व का क्षेत्र पूरी तरह से बहुत ही अधिक व्यापक है। लेकिन इस सिद्धांत ने इसको क्या किया, इस सिद्धांत ने इसको संकुचित कर दिया है, जबकि यह बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। व्यापक इन द सेंस कि बहुत सारे देश हैं और बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उसे दो देश और दो वस्तुओं के सीमा में बांध देना भी गलत है। नंबर 6 पर है मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की गतिशीलता। यहाँ पर एक मान्यता यह मानी गई थी कि श्रम की गतिशीलता दो देशों के बीच नहीं होगी, यानी कि दो देशों के बीच श्रम की गतिशीलता को स्थिर माना गया है और देश के अंतर्गत श्रम को गतिशील माना गया है। लेकिन यह मान्यता भी पूरी तरह से गलत है। ओहलिन ने यह बताया है कि आज के इस क्षेत्र में हर देश का व्यक्ति दूसरे देश में जा सकता है, इसलिए श्रम की मोबिलिटी को भी एक सीमा में बांध देना पूरी तरह से गलत है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। नंबर 7 पर है बेस्ड ऑन सप्लाई साइड, यानी यह सिद्धांत केवल पूर्ति पक्ष पर आधारित है, मांग पक्ष पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। रिकार्डो का सिद्धांत एक पक्षीय सिद्धांत कहलाता है, यानी रिकार्डो का सिद्धांत इसके दूसरे पक्ष यानी कि मांग पक्ष की व्याख्या नहीं करता, केवल पूर्ति पक्ष के बारे में बताता है और मांग पक्ष पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फुल स्पेशलाइजेशन, यानी यह सिद्धांत पूर्ण विशिष्टीकरण को अपनाता है। यहाँ देखिए, जिन भी देशों ने विशिष्टीकरण अपनाया तो पूरी तरह से उन्होंने विशिष्टीकरण को अपनाया है, लेकिन हैबरलर ने बताया है, हैबरलर ने अपने सिद्धांत में आगे बताया है कि पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता ही पूरी तरह से गलत है, जो कि व्यवहार में कभी भी दिखाई नहीं देती। पूर्ण विशिष्टीकरण केवल एक कल्पना मात्र है, उसे हम व्यवहार में कभी भी नहीं ला सकते, यानी कि वास्तव में ये हो ही नहीं सकता। पूर्ण विशिष्टीकरण केवल सैद्धांतिक तथ्य है, लेकिन यह प्रायोगिक तथ्य नहीं है, इसे हम व्यवहार में नहीं देख सकते। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फुल स्पेशलाइजेशन, यानी हमारा यह सिद्धांत पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यता पर आधारित है। आपने इस सिद्धांत में देखा कि दोनों ही देश अपने अपने देश की वस्तुओं में, यानी कि जिस वस्तु के उत्पादन में उन्हें तुलनात्मक रूप से कम हानि थी, उस वस्तु के उत्पादन में उन्होंने पूर्ण विशिष्टीकरण को अपनाया और यही इस सिद्धांत की मान्यता भी है। लेकिन ग्राहम एवं हैबरलर जैसे अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि पूर्ण विशिष्टीकरण केवल एक कल्पना मात्र है, इसे व्यवहारिक जीवन में प्राप्त करना नामुमकिन है, इसे हम व्यवहार में प्राप्त नहीं कर सकते। यह केवल सैद्धांतिक तथ्य है, यह व्यवहार में दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी हमारा यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अव्यवहारिक मान्यता पर आधारित है। हमारी यह मान्यता थी कि उत्पत्ति के समस्त साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, लेकिन पूर्ण रोजगार की यह मान्यता वास्तव में कभी भी दिखाई नहीं देती। यह मान्यता व्यवहारिक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टैटिक अजम्पशन, यानी स्थैतिक मान्यताओं पर आधारित। हमारा यह सिद्धांत स्थैतिक मान्यताओं पर आधारित है। इसके आधार पर उत्पादन फलन को भी स्थैतिक मान लिया गया है, लेकिन वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप स्थैतिक न होकर गत्यात्मक है, स्टैटिक न होकर मोबाइल है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्री ट्रेड, यानी स्वतंत्र व्यापार। हमारा यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित था कि कोई भी देश बिना किसी व्यवधान के किसी भी देश में जाकर
अपनी वस्तुओं को बेच सकता था। लेकिन स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क देखे गए। यह माना गया कि यह स्वतंत्र व्यापार केवल विकसित देशों को लाभ देता है, अन्य देशों को यह किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देता। इसलिए अपने देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों ने संरक्षणवादी नीति को भी अपनाया। तो संरक्षणवादी नीति को भी हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। संरक्षणवादी नीति भी बहुत ही मात्रा में आवश्यक सिद्ध हुई अपने देश के उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे देश जो पिछड़े हुए थे उन्होंने संरक्षणवादी नीति को अपनाया। तो स्वतंत्र व्यापार भी बहुत अधिक समय तक देखना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद कई देशों ने संरक्षणवादी नीति को लाना शुरू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी हमारा यह सिद्धांत अर्ध विकसित देशों की तरफ लागू नहीं होता। उन देशों पर इस सिद्धांत के लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह सिद्धांत केवल और केवल विकसित देशों को लाभ प्रदान करता है। अर्ध विकसित देश, अल्प विकसित देशों को इस सिद्धांत से किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं है। अब हम ये देख सकते हैं इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये मानते हैं कि यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी सिद्धांत ने आगे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है। इस सिद्धांत की महत्वपूर्णता को सिद्ध करते हुए सैमुएल्सन ने लिखा है कि यदि लड़कियों की भांति सिद्धांतों की भी सौंदर्य प्रतियोगिता हो तो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत उच्च स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि इसका ढांचा सुंदर और तर्कपूर्ण है। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत